हेलो एवरीवन, आई एम मिलेनियम सेट्स अस अपॉन का। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हंग वनजुन को अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाता है और वो बेकाबू होकर रोने लगता है। वो उस इंसान की तरफ देखता है जो अपने आप को जेवुजुन बता रहा था और उसके भाई दावा कर रहा था। वोंग जी उस इंसान की तरफ देखता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है। वो रोते रोते अपने टियारी आइज से लैन सिचान की तरफ देखता है और कहता है गगा। ये कहते हुए हंग वनजुन लैन सिचान के गले लग जाता है। लैन सिचान एक पल के लिए हैरान हो जाता है क्योंकि उसका ब्रदर लैन वोंग जी था जो कि किसी का टच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो आज अपने भाई को गले से लगा रहा था, वो भी खुद इनिशिएटिव लेकर। हालांकि उसे तो बिल्कुल नहीं पता था कि उसका ब्रदर जो कि पिछले जन्म में किसी का टच नहीं पसंद करता था, इस जन्म में वो बिल्कुल सबसे फ्री होकर बातें करता था। और तो वो तो कभी कभी उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी सु यांग और वो सोंगलैन के गले में हाथ डालकर भी घुमा फिरता था। सिचन के गले लगकर हंग वनजुन कुछ देर फूट फूट कर रोता है और फिर अपने ब्रदर की तरफ देख के कहता है काका, मेरा विंग मेरी वजह से उसे कितना कुछ सहना पड़ा। मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँगा। मेरा विंग मेरे सामने था, वो मेरे पास था, वो खुद कह रहा था कि वो मेरा पार्टनर है, लेकिन मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। यहाँ तक कि मुझे इस बात से घिन आता था कि मैं उसे टच कर रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है काका। ये कह के वोंग जी सीधे जोर जोर से रो रहा था। वो और भी कह रहा था काका, मेरा दिल कह रहा था कि मेरा कुछ तो रिश्ता है उसके साथ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा था काका, आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम दोनों ऐसे अलग हो गए, कि मेरे विंग को एक अजीब सी चीज़ बनकर इतने सालों बिताना पड़ा, कि उसे मेरे लिए इतने साल इंतज़ार करना पड़ा। ये तो मेरी गलती था ना काका कि मैं उस दिन अंकल और विंग के बीच में आ गया था, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गया था। विंग ने मुझे जानबूझकर हमला नहीं किया था काका। अगर मुझे पता होता कि मेरे विंग के साथ ऐसा होगा तो मैं कब का उसे अपने साथ कहीं दूर ले जाता और उसे अपने एक सेफ जगह पर छुपा देता। मैं उसे दुनिया की नज़रों से दूर ले जाता काका। आपको पता है, जिस दिन मैंने अपने विंग से अपने प्यार का कन्फेशन किया था, उस दिन मैंने उसे कहा था, उस दिन मैंने ये वचन लिया था कि मैं हर तरह से उसे प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन आखिर में क्या हो गया, मैं खुद उसका दुख का वजह बन गया। मेरी वजह से उसे एक कार्ड्स पर इतना साल जीना पड़ा। आपको पता है, वो तो बोल भी नहीं पा रहा था। उसने बस कुछ ही दिन पहले बोलना शुरू किया और वो उसे याद नहीं है कि हम कौन थे। उसे बस याद है कि मैं उसका पार्टनर हूँ। उसे वो सब कुछ भूल गया है हम दोनों के बीच का। हंग वनजुन अपने घुटनों पर गिरकर बहुत जोर से रो रहा था। जेवुजुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने लिटिल ब्रदर को आखिर चुप कैसे कर पाए। अगर ये हिस्टोरिकल एरा होता तो शायद उसे पता होता कि उसका ब्रदर को कैसे साथ किया जा सकता है, लेकिन ये तो मॉडर्न जमाने का हंग वनजुन था। वो भी अपने घुटनों पर गिर गया और अपने ब्रदर के पास सामने बैठकर उसके गालों को अपने हाथों से सहलाने लगा। उसे अपने गले लगाकर उसकी पीठ को थपथपाने लगा। धीरे से कहा, शांत हो जाओ मेरे भाई, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं था और ना ही विंग का कोई गलती था। इसमें अगर किसी का गलती था तो वो सिर्फ वक्त का गलती था, वो समय का गलती था। हमें पता था कि तुम विंग से प्यार करते हो और विंग भी तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो देखो ना, मैं इतने सालों तक घोर तपस्या करके एक इमोर्टल बना। मैं आज तक इसी इंतजार में रहा कि तुम कभी ना कभी तो यहाँ आओगे, मैं तुम्हारे हाथ में इस किताब को सौंप सकूँ और मैं फ्रीली अपनी ज़िंदगी को बिता सकूँ। हंग वनजुन अपने ब्रदर के गले में अपना फेस को छुपाकर सिसकियाँ लेने लगा। उसने कहा, आई एम सॉरी ब्रदर, मैंने आपको तकलीफ दी, अंकल को तकलीफ दी, मेरे प्यार को तकलीफ दी, मैंने सबको दुखी किया, मैंने सबको तकलीफ दी, आई एम सॉरी। लैन सिचन उसकी पीठ में थपथपाते हुए कहा, शांत हो जाओ मेरे भाई, शांत हो जाओ, अभी तुम्हें विंग के पास जाना चाहिए। वोंग जी जो कि इतनी देर से रो रहा था और अपने आप को ही दोषी ठहराए हुए जा रहा था, उसे अभी याद आया कि उसने विंग को बोलकर आया था कि वो उसका कुछ इंतजाम करके जरूर आएगा। यहाँ तक कि शायद विंग अभी भी उसका रास्ता देख रहा होगा कि वोंग जी कब जाएगा और विंग को यह बताएगा कि उसे कुछ याद आ गया है। उसे सब कुछ पता है कि विंग को इंसान में तब्दील कैसे किया जाता है। वो धीरे से वहाँ से उठा और कहा, मुझे अपने विंग के पास जाना है। मुझे विंग को आपसे मिलवाना है। आपको पता है, वो एक क्रिएचर में
में बदल गया है। थोड़ा सा क्लोज रिलेशन रखना कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था उसे टीचर में बदलते हुए। उसे हेवन की तरफ से कार्ड्स मिला था और हमारे आंखों के सामने ही वो टीचर में बदल गया था, लेकिन हम में से कोई भी कुछ नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि सबको उसके जाने के बाद ही यकीन हुआ कि सब हालत थी। उसके साथ वो सब थिंक करे, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था मेरे भाई, हम लोगों के पास और कोई चारा नहीं था। जेवुजन देख रहा था कि पंची फिर से अपना उस सैड जोन में जा रहा है। उसने हंगवंजन के माइंड को लाइटन अप करते हुए कहा, वैसे हमारे वे मास्टर अब कैसे हैं? तब हंगवंजन के फेस पे थोड़ा सा माइंड के होते हुए कहता है, आपको पता है ब्रदर वो सॉन्गलैंड के सुयान के बातों में ज्यादा मिला रहा था, तब कहीं ना कहीं जाके हंगवंजन को ये लगा था करता है उस जानवर बिल्कुल के पहले साथ जैसा। थोड़ा सा क्लोजली रहना पता है होगा। जब मुझे इसी पहले वजह मिला से था हंगवंजन ने एक दो बार कोशिश भी किया था, लेकिन उसका सारा कोशिश ऐसे अधूरा रह गया था क्योंकि वो उस जानवर के साथ अब जा ही नहीं पा रहा था। जब से हंगवंजन उस जीप के पीछे चलने की कोशिश करता था, वो देखता था कि उस जीप के आंखों में एक अजीब सा चमक और अजीब सा खुशी है क्योंकि हंगवंजन को अच्छा तो फील करवाता था, लेकिन जीत के साथ वो बातें किया करता है। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि आखिर कोई इंसान ऐसे बात कैसे कर सकता है, लेकिन फिर भी जैसा भी हो कोई बात भी नहीं पुराने जैसा लड़कियां तो छोड़ो, हंगवंजन को जेवुजन हंगवंजन की बातों को सुनकर कहता लड़की या है, फिर लड़के कौन सा ऐसा पसंद लगता है कि वे लेकिन मास्टर वो बिल्कुल नहीं जीप अगर बदले, थोड़ा सा लड़कों भले की ही तरफ उसका भी होता, शरीर इंसान बदल की गया, तरह लेकिन होता, उसका तो भी दिल शायद अभी भी हंगवंजन वही ट्राई कर पुराने सकता वाला था। वही ही है। लेकिन ऐसे खैर हंगवंजन छोड़ो, को तो चलो सोच के देखते हैं ही कि वो घिन आता कैसे था। है। आज मैं भी भी उनसे हंगवंजन जाकर एक मिलूंगा जगह से रिसर्च और करके वापस लौटा था उसे इस और बात रात का को माफी वो भी बहुत मांगना ही है कि ज्यादा जब थक उन्हें गया था, मेरी इसीलिए जरूरत था वो अपने तब कमरे मैं में उस सो फोन रहा के था। पास खड़ा नहीं अचानक हो से पाया। हंगवंजन को एक ड्रीम आता है। उस ड्रीम में उसे हंगवंजन कुछ और फ्लैशबैक जेवुजन आया दोनों था। ही वहाँ से निकलकर हंगवंजन हंगवंजन के एक बड़ी सी पैलेस की पहाड़ी की तरफ चोटी छुपते पर छुपते खड़ा है चला और आता ईशा है। को बचाने की कोशिश कर हंगवंजन रहा जब है, अपने लेकिन इसकी वजह से घर हंगवंजन में खुद जाता है बहुत तो ही उसे ज्यादा बाहर जख्मी से हो ही गया कुछ था। अजीब सा आवाज उसके सुनाई देता है। बॉडी के ऐसा जगह लगता जगह है से कि ब्लड मानो निकल कोई रही थी जोर और जोर से रो हंगवंजन रहा है खुद और सही कोई से बहुत खड़े ही रहने ज्यादा की दुखी हो। कोशिश कर रहा था। हंगवंजन को वो फील हो बार-बार जाता है किसी कि को ये वापस तो दे रहा था वही कि है वापस आ जो जाओ, कि रो रहा प्लीज है। तुम वापस आ ये जाओ। ऐसा गाना तो और वो कुछ ही तब देर गाता था बाद जब वो सैड उसके होता था। सामने एक आखिर इंसान विंग के साथ खड़ा क्या हुआ? हुआ था। उसके हंगवंजन साथ एक अचानक से पल के लिए हादसा हो बहुत ही गया। ज्यादा डर हंगवंजन जाता है। जोर से उसके चिल्ला फेस के का उठा। एक्सप्रेशन वही पूरा चेंज हो जाता है। उसके बाद जेवुजन जो कि एक बार हंगवंजन की फ्लैशबैक तरफ देख रहा था, वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, वांगची क्या हुआ? तब ये हंगवंजन कहता है, वो खतरे में है। दोनों ही वहाँ से दौड़ने लगते हैं उस फिश टैंक की तरफ। जब दोनों उस टैंक के सामने जाते हैं तो वो देखते हैं कि अब विंग दुखी होकर जोर से गाना गा रहा था। उसकी आंखों से आंसू झलक रहा था और उसके पास ही में सुयांग बैठा था। जब ये दोनों वहाँ पहुँचे थे तब ना ही विंग और ना ही सुयांग दोनों में से किसी ने भी हंगवंजन और जेवुजन को नोटिस नहीं किया था। उन दोनों अपने दुख में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें यह महसूस ही नहीं हुआ कि कब दो लोग आकर उनके सामने खड़े हो गए। हंगवंजन टेंस्ड होकर पूछता है, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? क्या कुछ हुआ है? क्या वेन रोहन के लोग फिर से आ गए? हंगवंजन की आवाज़ सुनते ही विंग तुरंत अपना गाना बंद कर देता है और हंगवंजन की तरफ देखता है। उसकी आंखें खुशी से भर आया था और सुयांग जो हंगवंजन को जाकर कस के गले लगा लेता है और कहता है, बॉस आप कहाँ थे? हमें लगा कि आपको वेन रोहन के लोगों ने पकड़ लिया। आपको पता है कि हम कितने टेंशन में थे। आप एक हफ्ते से गायब थे। कहीं पे आपका नामो निशान कुछ भी नहीं था। हमने आपको कई जगह ढूंढा लेकिन आपका हमें किसी भी तरह से कोई सुराग नहीं मिला। आखिर आप चले कहाँ गए थे? अगर वेन रोहन के लोगों ने आपको पकड़ लिया तो आप बच के कैसे आए? सुयांग जो कि हंगवंजन को बोलने का कोई मौका ही नहीं दे रहा था, खुद ही सवाल पर सवाल किए जा रहा था। हंगवंजन उसके बातों को सुनकर उसे चुप कराते हुए कहता है, शांत हो जाओ सुयांग। अगर तुम इतने सादा क्वेश्चन करोगे तो मैं आंसर कैसे दूंगा? हाँ, ये कह के उसने सुयांग के साथ अपने हक को तोड़ दिया। सुयांग अब उसके सामने था और उसे क्वेश्चनिंग लुक दे रहा था। वो जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था कि आखिर हंगवंजन के साथ क्या हुआ था। हंगवंजन तब सुयांग को अपने सामने से हटाकर विंग के पास चला जाता है और कहता है, विंग कैसे हो? विंग तब हंगवंजन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें याद आ गया? तुम कहाँ थे? तुमने इतने दिन तक घर क्यों नहीं आए? हंगवंजन कहता है, इतना दिन? मैं तो कुछ घंटे पहले ही गया था ना। तब सुयांग कहता है, ओ गॉड बॉस, आप क्या बात कर रहे हो? आप पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम से गायब थे। आपको पता है सॉन्गलैंड अभी भी आपको ढूंढने के लिए गया है। आप विंग इसका तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। जब से उसको पता चला है कि आप मिसिंग हो तब से ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसे शांत करते करते मैं खुद भी दुखी हो गया हूँ। आखिर आप इतने दिन से थे कहाँ और क्या कर रहे थे? आपने हमें एक मैसेज तक नहीं किया। तब हंगवंजन कहता है, मैं तो कुछ घंटों पहले ही गया था।
तब सुयांग कहता है, नहीं, आप पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा गायब थे। फॉक्जी कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये कह के वो जेओजुन की तरफ देखता है। जेओजुन जो कि वहाँ खड़ा था, उन्हें सब कुछ समझ आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। वो कहता है कि दरअसल ये एक टाइम लैप था। हम जिस जगह थे, ये जगह धरती से बहुत ही ज़्यादा अलग थे। मैंने अपने पावर से उस जगह को क्रिएट किया था। नहीं, मैंने नहीं, दरअसल खुद बाओसन सरण ने इस जगह को क्रिएट किया था। मैं तो इसका रखवाली कर रहा था और उस जगह का टाइम इस जगह से टाइम से बहुत ही ज़्यादा अलग है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों टाइम में। वांग जी को अब समझ आता है कि आखिर ये लोग इतना टेंस क्यों है और वो 1 हफ्ते से गायब था, जबकि वो बस कुछ घंटों पहले ही अपने घर से निकला था। विंग और सुयांग जो कि हंगवन जुन के आने के बाद उसको लेकर पूरा बिजी हो गए थे, उन्होंने नोटिस ही नहीं किया था कि वहाँ उस कमरे में एक और शख्स खड़ा है। जब वो जेओजुन के आवाज़ को सुनने के बाद वो लोग अपना बड़ी बड़ी आंखें करके जेओजुन की तरफ देखते हैं। जितना उन्हें पता था, हंगवन जुन कभी भी किसी अनजान को अपने इस अड्डे पर लेकर नहीं आता। ये उसका एक सीक्रेट हिडन प्लेस था, जहाँ वो कभी कभी जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करता था, तब दुनिया से दूर अपना टाइम बिताने के लिए आ जाता था। और अभी भी वो लोग वेन वुहान के लोगों से बचने के लिए यहीं पर ही छुपे थे। और अचानक से हंगवन जुन एक अनजान लोग को अपने पास लेकर आया। सुयांग तो पूरी तरह से हैरान था, लेकिन विंग जो कि जिसे शायद हंगवन जुन को जाना पहचाना लगता है, वो जब हंगवन जुन की तरफ देखता है तब उसके फेस पे एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ जाता है। वो अपने मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाम को भूल गया था कि आखिर उसका नाम क्या है। उसे पता था कि ये इंसान कौन है, लेकिन उसे फिलहाल नाम ही याद नहीं आ रहा था। जेओजुन अब विंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। सुयांग फिर से हंगवन जुन से पूछता है कि बॉस ये इंसान कौन है। हंगवन जुन उसकी तरफ एक लेयर देता है और उसे कहता है कि सब कुछ पता चल जाएगा, तुम धीरज रखो। जेओजुन विंग की तरफ जाता है, उसके टैंक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, कैसे है आप वे मास्टर। विंग जब उसे देखता है तब उसका स्माइल और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वो फिलहाल एक जानवर था, उसके दांत बहुत ही ज़्यादा खूंखार थे और जब वैसे स्माइल कर रहा था तब वो और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन विंग अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा और भोला भाला इंसान था। भले ही वो एक क्रिएचर के भेष में था, अगर कोई दूसरा अनजान इंसान उसे देख लेता तो शायद उसे डर के मारे वहीं पे हार्ट अटैक आ जाता था। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ जितने भी लोग थे वो सब लोग उसके अंदर के ट्रू सेल्फ के बारे में जानते थे कि वो कितना प्योर था अंदर से। और कहते थे ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, विंग के साथ बिल्कुल वैसा ही था। हम जेओजुन को जब पता चलता है कि विंग कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है, वो इन बार बार से ऊपर की तरफ देख रहा था और अपने सिर में अपने एक टेंट्रिकल्स को मार रहा था, मानो कि वो अपने आप को पनिश कर रहा है कि वो क्यों इस आदमी को, इस शख्स को याद नहीं कर पा रहा है। तब जेओजुन खुद इनिशिएटिव लेता है और उसे कहता है, मैं जेओजुन हूँ, वांग जी का बड़ा भाई। विंग को अब जाके याद आता है और वो अपना सिर उसके सामने झुका देता है, मानो कि वो उन्हें बो करना चाहता है। सब लोग अंदर से ये सोच रहे थे कि बाहर से देखो ये खूंखार जानवर है, लेकिन अंदर से ये कितना मासूम है कि एक बड़े को देखकर अपना सिर नीचे झुकाए हुए था वो कर रहा है। जेओजुन, हंगवन जुन और सुयांग तीनों एक साथ उस टैंक के सामने ही बैठे थे। तब हंगवन जुन जेओजुन का इंट्रोडक्शन सुयांग से देते कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई है। सुयांग हैरान हो जाता है, बॉस आपका बड़ा भाई वो कब से आया और मैं क्यों नहीं जानता, मैं तो कितने सालों से आपके साथ हूँ, आपने मुझे ये बात कैसे नहीं बताई। सुयांग हंगवन जुन को एक डिसबिलीफ लुक के साथ दिख रहा था, मानो कि उसने कितने बड़े बिट्रे कर दिया है। सुयांग को ये बात ना बताकर हंगवन जुन उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम ऐसे मुख मत बनाओ, हाँ मुझे आज ही पता चला कि ये मेरा ब्रदर है। सुयांग कहता है, क्या इसका मतलब आपके फादर का या फिर आपके मदर का किसी दूसरे और इंसान के साथ अफेयर था। सुयांग की यह बात बोलने की देरी ही थे कि हंगवन जुन उसे एक डेथ डिक्लेयर देता है और उसे उस सब इंसिडेंट के बारे में बता देता है जो कि उसने लाइब्रेरी में फेस किया था, और उसे ये भी बता देता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और वो दोनों कैसे पार्टनर हुआ करते थे, फिर कैसे सब कुछ हुआ और दोनों अलग अलग हो गए। हंगवन जुन का डेथ हो गया और फिर विंग को हेवन की तरह से कर्स मिला और उसे एक अजीब सा बदसूरत क्रिएचर में तब्दील कर दिया गया। सुयांग सब कुछ उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। हाँ, वो थोड़ा बगैर इस चीज़ वगैरह में विश्वास तो करता था, लेकिन इतनी बड़ी बात उसे हजम ही नहीं हो रहा था। वो अभी भी अपने बल को खींच रहा था। तब हंगवन जुन कहता है,
ऐसे अपने बालों को मत खींचो वरना तुम गंजा हो जाओगे और फिर तुम जिस साउ सिंचन को पसंद करते हो ना वो तुम्हें भाव भी नहीं देगा। ये सुनते ही सुयांग ने तुरंत अपने हाथ को नीचे झुका लिया। साउ सिंचन उसका बचपन का क्रश था, लेकिन बहुत सालों से उसने साउ सिंचन से नहीं मिला था। अपने काम के चक्कर में उसने वांगजी से कहा था कि जब विंग का और हंगवनजुन का मैटर सेटल हो जाएगा तब वो साउ सिंचन को ढूंढने निकलेगा। हंगवनजुन अब सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, सोंगलन कहाँ है, क्या तुमने उसे इन्फॉर्म कर दिया? तब सुयांग फिर से अपना बाल पकड़कर खींचने लगता है और कहता है, ओह शिट, मैंने तो उसे बताना भूल ही गया। ऐसे आपको देखकर थोड़ा एक्साइटेड हो गया था ना, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। वो अपना फ़ोन निकाल कर डायल करता है और उसे रिंग अपने पास ही सुनाई देता है। वो जब मुड़ता है तब वो देखता है कि सोंगलन दरवाजे पर ही खड़ा है। वो कहता है, सोंगलन तुम यहाँ कैसे? हाँ, दरअसल मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि बॉस आ गए हैं। सोंगलन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, जब मुझे बॉस का लोकेशन मिल गया था इसीलिए मैं तुरंत भागा चला आया, मैं पास ही में था। भले ही सुयांग हंगवनजुन के साथ बहुत सालों से रहा है, लेकिन सोंगलन जितने भी साल हंगवनजुन के साथ रहा है, सोंगलन बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी थे और वो कुछ कोल्ड टाइप का था, जिस वजह से सुयांग सोंगलन से थोड़ा तो डरता था। क्योंकि भले ही सुयांग एक पल के लिए अपने काम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर ले, लेकिन सोंगलन अपने काम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और वो कितनी देर से बाहर था बिना खाए पिए, और सुयांग उसे इन्फॉर्म करना ही भूल गया था, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस हो रहा था। लेकिन सोंगलन के पास उतना टाइम नहीं था कि वो सुयांग को कुछ कहे। वो तुरंत हंगवनजुन के पास चला जाता है और उसे कहता है कि बॉस आप कहाँ चले गए थे, आपके लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो पा रहा था। तब हंगवनजुन उसे भी वो सब कुछ बता देता है जो कि उसने कुछ दिन पहले सुयांग को बताया। अब सवाल ये था, सुयांग बहुत ही देर से अपने आप को मुक्त किया जा रहा था और कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मौका ही नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि ये लोग एक के बाद एक कुछ ना कुछ बातें किए ही जा रहे थे। अब फाइनली सुयांग की तरफ हंगवनजुन ने देखा और कहा, तुम क्या कहना चाहते हो, ऐसे मुँह क्यों बना रहे हो? तब सुयांग ने कहा, वो बॉस मैं पूछना चाहता था कि उसके असली रूप में मतलब कि क्या मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि उस क्रिएचर को अपने असली रूप में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तब हंगवनजुन उसकी तरफ देखता है और डेथ क्लियर देता है। कहीं ना कहीं हंगवनजुन को पता था कि सुयांग फिर से अपने दिमाग में वो सब डार्टी थॉट्स ला रहा है। हालांकि हंगवनजुन को अब इस बात से कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन उसे सुयांग के थॉट्स पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर सुयांग विंग को लेकर ऐसा कैसे सोच सकता है। तब सोंगलन भी कहता है, हाँ बॉस, क्या कुछ पता चला कि आखिर हम उसे कैसे इंसान में तब्दील कर सकते हैं? अब हंगवनजुन थोड़ा सा चुप हो जाता है और गंभीर होते हुए कहता है, हाँ पता चला। और वो लोग क्या पूछते हैं कि लेकिन कैसे, हम कैसे उसे इंसान में चेंज कर सकते हैं? हंगवनजुन कहता है, हम नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं। अब सुयांग कहता है, बॉस इस मैं का मतलब मुझे पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं वो तो नहीं जो मैं। सुयांग और कुछ बोलने ही जा रहा था कि फिर से सोंगलन और हंगवनजुन दोनों उसके तरफ एक डेथ क्लियर देता है, जिसके बाद वो अपना लिप्स पे फिंगर रख के चुप हो जाता है और दिखाता है कि मानो वो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हंगवनजुन अब एक साय लेता है और कहता है, सुयांग तुम सही थे, मुझे बिल्कुल वैसा ही करना होगा, I mean, मुझे और विंग को। उसके बाद ही वो अब सुयांग फिर से चिल्ला उठता है और कहता है, क्या? और आप लोग ये कैसे करोगे? I mean, उसे देखो, वो एक क्रिएचर है और आप एक इंसान। I mean, मैंने मजाक में कह दिया था, लेकिन बॉस आपको सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे। तब जेउसुन कहता है कि वही एक रास्ता है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये एक कार्ड से जो कि उसका ट्रू सोलमेट ही उसका कार्ड्स को तोड़ सकता है। इसके लिए दोनों को एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होना होगा। सोंगलन के फेस पूरे टमाटर जैसा रेड हो गया था और सुयांग वो तो इस बात का मजे ले रहा था। हंगवनजुन अपने सिर को नीचे किए हुए था। उन सभी में से किसी को भी पता नहीं कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है। अगर कोई इंसान होता कि अगर कोई और भी जानवर होता तो फिर अच्छा होता, लेकिन ये तो एक क्रिएचर था और जिसके ना ही कोई पैर था और ना ही हाथ कहते हुए उसका बड़े बड़े भेड़िए जैसे मुँह थे और पैरों की जगह उसका टेंटिकल्स निकले हुए था। सिजान कहता है कि मुझे इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा वांग जी हाँ में सिर हिला देता है और सिजान को उस कमरे में ले जाता है जहाँ वो शांति से मेडिटेशन कर सकता था, क्योंकि ये एक लैब था और चारों तरफ से अलग अलग केमिकल्स की थोड़ा सा खुशबू आ रहा था, थोड़ा स्मेल आ रहा था। अगर यहाँ मेडिटेशन किया जाए तो ये ज़्यादा संभावना है कि उसका मेडिटेशन किसी न किसी वजह से टूट ही सकता था। बहुत देर
मेडिटेशन करने के बाद जेओजुन उठकर हंगवनजुन के पास जाता है, उसके कंधों पर अपना हाथ रखता है और उसके कान में कुछ कहता है। उसके बाद हंगवनजुन और वेइन के लिए एक बेड प्रिपेयर किया जाता है जहां दोनों को ड्यूअल कल्टिवेशन परफॉर्म करना था। उस जगह को ऐसे फिट किया जा रहा था जैसे चारों तरफ एक टैंक है और उस टैंक के अंदर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी हो। उस पानी के ऊपर एक बेड रखा हो जिसमें तरह तरह की फूलों से सजाया गया था। जेओजुन थोड़ा सा मेडिटेशन करने के बाद हंगवनजुन को अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, जिसके बाद हंगवनजुन अपने आप में कुछ चेंजेस महसूस करता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके अंदर कुछ तो चेंज हो रहा था। फाइनली उस टैंक में वेइन को भरा जाता है और थोड़ी देर बाद हंगवनजुन भी उस टैंक में उतर जाता है सीढ़ियों की मदद से। वेइन जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस था और ये कह लो कि थोड़ा सा नाराज़ भी था, क्योंकि जब से हंगवनजुन आया था वो वेइन के साथ वक्त बिताने से ज़्यादा उन बाकी लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहा था। अगर हंगवनजुन को सब कुछ याद ही आ गया है तो उसे वेइन के साथ बातें करने की ज़रूरत है ना, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कर रहा था, जिस बात से वेइन को थोड़ा सा बुरा लगा। जब टैंक के अंदर जाता है तब वो देखता है कि वेइन दूसरी तरफ फेस किया हुआ है। वो कहता है वेइन, लेकिन वेइन फिर से उस पर ध्यान नहीं देता और वो अपने एक टेंटिकल्स को अपने दूसरे टेंटिकल्स के साथ लेकर खेलने लगता है। और जब हंगवनजुन कहता है वेइन मेरी तरफ नहीं देखोगे क्या, लेकिन वेइन फिर से नहीं देखता। हंगवनजुन फाइनली उसके टेंटिकल्स को पकड़ता है और उसे कहता है कि देखो वेइन प्लीज़ मेरी तरफ एक बार टर्न करो। हंगवनजुन की जब इतना प्लीडिंग आवाज़ सुनता है तो वेइन कैसे भला नाराज़ होकर रह सकता था। वो तुरंत हंगवनजुन की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन उसने हंगवनजुन से कुछ नहीं कहा था। वो इंतज़ार में था, ये सुनना चाहता था कि हंगवनजुन उसे क्या एक्सक्यूज़ देता है। हंगवनजुन कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो और मुझे पता है कि तुम मुझे इस वजह से नाराज़ हो क्योंकि मैंने तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन मानो वेइन मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं बस गिल्टी था, मुझे इसलिए मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि सब कुछ कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इन सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहता, मैं तुम्हें संभाल लेता, तो शायद तुम्हारे साथ हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। वेइन अब कहता है क्या हुआ तुमने आकर मुझसे एक बार भी बात नहीं किया, तुमने ये भी नहीं बताया कि हमारे पास्ट में हुआ क्या था और आखिर मैं इंसान में कैसे बदल सकता हूँ। हंगवनजुन उसे अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करता है, जिसके बाद वेइन उसकी तरफ झुक जाता है और हंगवनजुन वेइन को गले से लगा लेता है। वो कमरा चारों तरफ से डिम लाइट में घिरा हुआ था और कमरे में उस टैंक में सिर्फ और सिर्फ वेइन और वांगजी था। वांगजी ने उस कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था ताकि कोई अंदर ना आए। हालांकि कमरे में सिर्फ और सिर्फ उस घर में जेओजुन, सुयांग और सोंगलेन थे, जो तीनों तो कभी भी नहीं आने वाले थे, लेकिन फिर भी हंगवनजुन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हंगवनजुन वेइन को थोड़ा सा गले लगाते हुए उसको पीठ को सहलाते हुए उसे सब कुछ बता देता है कि उसे पास्ट में क्या हुआ था। हंगवनजुन पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं था वेइन? वेइन कहता है नहीं, मुझे याद नहीं था, दरअसल मेरी मेमोरी धीरे धीरे धुंधला पड़ गया था। मुझे याद तो था कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन क्या था एग्जैक्ट में याद नहीं कर पा रहा था। हंगवनजुन भी वेइन के इस बातों को सुन रहा था, दोनों के ही आंख भर आए थे। हंगवनजुन को समझ आ रहा था कि शायद वेइन इतने साल अकेला रहा था, उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था। अगर उसके पास बात करने के लिए कोई होता तो शायद वो उसके साथ वो सब चीज़ शेयर कर पाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वेइन की मेमोरी धीरे धीरे फेड होने लगा और वैसे भी पिछले जन्म में वेइन बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ था। वो कुछ चीज़ों को कुछ सेकंड में ही भूल जाता था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा डांट मिला करता था उसके अडॉप्टिव मदर से। लेकिन खैर, और वैसे भी वेइन अब एक जानवर में तब्दील हो गया था और एक जानवर का दिमाग इंसान के दिमाग से कई ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से वेइन के दिमाग में शायद वो सब मेमोरी फिट नहीं बैठा और वो धीरे धीरे अपनी यादों को भुला दिया। हंगवनजुन कहता है लेकिन अच्छा ही है ना। वेइन कहता है क्या अच्छा है, मैं तुम्हें भूल गया था, मैं सब कुछ भूल गया था। वो तो जब मैं तुम्हें देखा तब मुझे यकीन हुआ कि तुम मेरे पार्टनर हो। मुझे ये फील हुआ कि हिस्ट्री में पास्ट में शायद हम दोनों कनेक्टेड थे। और ऐसा क्यों कह रहे हो कि अच्छा हुआ? हंगवनजुन उसके फेस को पकड़ता है और उसके फोरहेड पे एक थोड़ा सा सॉफ्टली किस करता है। वेइन एक बहुत ही ज़्यादा बदसूरत जानवर था, अगर कोई उसे दूर से भी देखता तो शायद उसे उल्टी आ जाता था। लेकिन हंगवनजुन को पहले फील भी हो रहा था कि आखिर वो कैसे ये सब कुछ कर पाएगा। लेकिन जब से उसे सच का पता चला है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने जो खड़ा है वो एक इंसान हो या जानवर,
उसे बस इस बात का फ़र्क पड़ता था कि वो इंसान था जिसे उसने कभी भी प्यार किया था और अभी भी करता है और पूरी ज़िंदगी करता रहेगा, मरते दम तक, अगले 7 जन्म तक करता रहेगा। उसने सॉफ्टली विंग के फोrehead पर किस करते हुए कहा, क्योंकि सोचो, अगर तुम्हें मैं याद होता, वो सारे इंसिडेंट्स याद होता, तो तुम इतने साल एक गिल्ट में जीते, और तुम जब कुछ सब कुछ भूल गए हो तब कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में वो गिल्ट थोड़ा सा कम होता। विंग कहता है, हाँ ये बात सच है, लेकिन मुझे हमेशा ये बात खाया जाता था कि मैं अकेला हूँ। मैं सबको देखता था, सबका पार्टनर होता था। मुझे लगता था कि मेरा पार्टनर कब आएगा, वो कैसा दिखता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा पार्टनर इतना ज़्यादा हैंडसम होगा। वांग जी फिर से खुशी से उसे गले लगा लेता है और अब दोनों हंग वनजुन विंग को भी बता देता है कि उन दोनों को क्या करने की ज़रूरत है। दोनों को डुअल कल्टीवेशन करना होगा। वांग जी को विंग के करीब और करीब, बहुत ही ज़्यादा करीब जाना पड़ेगा, इतना करीब कि दोनों के बीच में एक हवा पास करने जैसा भी गैप ना रहे। उसके बाद विंग अपने आप ही अपने रूप में आ जाएगा। विंग इस बात को सुनकर थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पूरा फीका पड़ गया था। हंग वनजुन से कहता है, क्या हुआ विंग, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? विंग कहता है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? तुम एक ह्यूमन हो, मैं मुझे देखो, मैं तो एक क्रिएचर भी नहीं, पता नहीं कि मैं कौन सा क्रिएचर हूँ और क्या क्या मेरे अंदर है। हंग वनजुन कहता है, विंग प्लीज़ ऐसा मत कहो, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार है। मैंने कभी भी तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं किया था। हाँ, मुझे तुम्हारी बॉडी से भी प्यार था, लेकिन मुझे तुम्हारे सोल से सबसे ज़्यादा प्यार था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी बॉडी में हो, मुझे बस इस बात का फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, और मैं इसी में खुश हूँ। विंग अब हाँ में सिर हिला देता है। हंग वनजुन धीरे धीरे विंग को बेड पर लिटा देता है। वो अब विंग के फोrehead पे किस करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। उसके फेस में, उसके लिप्स में, उसकी ईयर लुक में, सब जगह स्लॉपी बटरफ्लाई किस करता है। अब वो उसके लिप्स को अपने लिप्स में ज़ोर से पकड़ लिया और धीरे धीरे सब करने लगा। उसके लिप्स को सब करते करते वो हंग वनजुन ने अपने टंग को विंग के मुंह के अंदर घुसा दिया, लेकिन विंग के दांत बहुत ही ज़्यादा नुकीले और बड़े बड़े थे, जिसकी वजह से हंग वनजुन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और कभी कभी तो उसे चुभ भी रहा था उसके टीथ्स, लेकिन हंग वनजुन फिलहाल इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। दोनों धीरे धीरे किस करते हैं। जैसे जैसे दोनों के किस डीप होता जाता है, विंग के अंदर कुछ चेंजेस आने लगता है। हंग वनजुन फील करता है कि जो टीथ उसे थोड़ी देर पहले चुभ रहा था वो अब उसे बिल्कुल नहीं चुभ रहा है। वो आँख खोलकर देखता है और विंग अब धीरे धीरे विंग के अंदर से उस क्रिएचर वाले एक एक फीचर्स गायब होता जा रहा था। पहले तो उसकी नुकीले दांत गायब होते होते बिल्कुल छोटा हो गया था, फिर उसका वो बड़े बड़े कान वो भी गायब हो रहा था। हंग वनजुन विंग की तरफ देखता है और उस किस को और भी ज़्यादा डिपर कर देता है। थोड़ी देर पहले हंग वनजुन को प्रॉब्लम हो रहा था, फिर भी वो विंग को नहीं छोड़ रहा था, और अब तो उसे भी प्लेजर फील होने लगा था। अब वो विंग को कैसे छोड़ सकता था, और विंग अब तो उसे इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था कि वो धीरे धीरे सब सा साउंड निकालने लगा था। विंग को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहा थे। वो भी हंग वनजुन को से अमेज होकर देखता ही रहता जा रहा था। हंग वनजुन ने विंग को इस बारे में कुछ नहीं बताया कि उसकी फेस अब उस एक जानवर की फेस से चेंज होकर पूरा एक ब्यूटीफुल सा इंसान की फेस में चेंज हो गया था, जैसा कि पास्ट का विंग था, हंग वनजुन का विंग था। वो प्यारा सा, वो ब्यूटीफुल सा फेस जो हंग वनजुन कभी भी नहीं भूल सकता। वांग जी अब धीरे धीरे विंग को फेस को छोड़ता है और उसके नेक्स्ट में आ जाता है। वो उसके नेक्स्ट को बुरी तरह से सक करता है, लीक करता है और जगह जगह पर वाइट मार्क्स बनाने लगता है। जैसे जैसे वो उसके नेक्स्ट को अपने आगोश में लेता जा रहा था, वैसे वैसे उसका नेक भी इंसानी नेक फीचर्स में चेंज होता जा रहा था। उसका वो जानवर जैसा फीचर्स धीरे धीरे खो रहा था। अब जब उसका नेक और हेड पूरी तरह से एक इंसान में बदल गया था, तब हंग वनजुन उसके चेस्ट में आता है। वो उसके चेस्ट को देखता है और उन्हें लीक करता है, सब करता है, बुरी तरह से पिंच करता है। वो अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों निपल्स को रब कर रहा था और उसे अपने उंगलियों के अंदर फंसाकर पिंच कर रहा था, जिस बात से विंग जोर जोर से आवाज़ कर रहा था। विंग को इतना ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था कि मानो वो अपने अंदर ही कह रहा था कि वो इस वक्त को कभी भी खोना नहीं चाहता। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो टाइम यहीं पे थम जाए। विंग पहले तो अंदर ही अंदर डरा हुआ था कि क्या हुआ कि डुअल कल्टीवेशन का परफॉर्मेंस करने के बाद विंग जानवर में ही रह गया। विंग अगर इंसान में चेंज नहीं हुआ तो क्या करेगा? वो फिर तो वांग जी के साथ नहीं रह सकता। जब वांग जी ने विंग को अपने पास्ट के बारे में बताया था, तब विंग को भी अपने पास्ट के बारे में याद आ गया था।
हालांकि उसे इस बात का रिग्रेट बिल्कुल नहीं था कि वो एक जानवर क्रिएचर में बदल गया था। उसे बस इस बात का रिग्रेट था कि उसने अपने सोलमेट को, अपने लाभ को अपने हाथों से मार दिया था। और अब जब उसका सोलमेट, उसका लाभ उसे दोबारा वापस मिला, जब डेस्टिनी ने उसे एक और मौका मिला, तो वो उस मौके को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता था। वो अब अपने प्यार के साथ अपनी पूरी बाकी ज़िंदगी गंवा देना चाहता था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था अंदर से। और अभी इस प्रेशर की वजह से विंग उस सारे डर को एक पल में ही भूल गया था। विंग वांगजी के नीचे ज़ोर ज़ोर से तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो विंग के बॉडी पे उसका खुद का ही कोई कंट्रोल नहीं है। विंग के जस्ट धीरे धीरे से अपना क्रिएचर फीचर्स होकर धीरे धीरे बिल्कुल पुराने पास्ट विंग के चेस्ट जैसा हो रहा था। वांगजी ने एक बार पहली बार जब कोल्ड फन में विंग को वैसे बिना साट के देखा था, तब वांगजी के अंदर ये अरमान जगा था कि वो विंग के उस चेस्ट को बुरी तरह से अपने आंखों से मिले और उसे टॉर्चर करे। हालांकि वांगजी को दोबारा वो मौका तो मिल गया था। जब वो लोग उस सैनो केव में बंद था, तब वांगजी ने बुरी तरह से विंग को पनिश किया था। लेकिन ये टाइम ये कुछ अलग ही है। वांगजी विंग से इतने साल अपार्ट था और अब उसे मौका मिला था अपने विंग को डिस्ट्रॉय करने का, और वो एक भी मौका बिल्कुल अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता था। वो धीरे धीरे विंग की पूरी बॉडी को सहलाता है, उसके अंदर पूरी तरह से अपने आप को संभाल लेता है। अब धीरे धीरे वांगजी विंग के लोअर पार्ट एरिया पर आ जाता है। विंग के लोअर पार्ट कुछ अजीब सा ही था, बिल्कुल एक छोटा सा कीड़ा जैसा था। वांगजी को यह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। वांगजी उसे अपने हाथों में लेते हुए बार बार सहला रहा था और बार बार देखने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या चीज़ है। वांगजी से अब एक्सट्रीम प्रेशर फील हो रहा था और उसकी बॉडी कुछ और ही रिएक्ट कर रहा था। वो वांगजी से कहता है, लंजा ऐसा मत करो, लंजा लंजा। लेकिन वांगजी को तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसे अब पता चल गया था कि ये विंग का कमज़ोरी है। वांगजी अब पूरी तरह से विंग को प्रेशर देने लगा था, जिसके बाद देखते ही देखते 1 घंटे की डुअल कल्टीवेशन परफॉर्मेंस करने के बाद विंग पूरी तरह से इंसान में बदल गया था। विंग इतने ज़्यादा प्रेशर में डूबा हुआ था कि उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कब उस डरावने क्रिएचर से एक प्यारा सा इंसान में बदल गया था, जो असली विंग था। वांगजी धीरे धीरे अब फिर से इस इंसानी विंग के पूरी बॉडी को सहलाता है, उसे अपना आगोश में लेता है और उसके साथ धीरे धीरे इंटीमेट होने लगता है। जब 2 घंटे की पूरे एक सेशन के बाद दोनों का डुअल कल्टीवेशन ख़त्म हुआ, तब जाके विंग को यह एहसास हुआ कि उसका टेंटिकल्स गायब है, यहाँ तक कि उसका वो भेड़िए जैसा हाथ भी गायब है। विंग अपने हाथ को, अपने पूरे बॉडी को देखता रहा। वो शॉक हो गया था और उसने वांगजी की तरफ देखा, जो कि उसकी तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, लंजा ये सब। वांगजी ने कहा कि जब तुम मेरे अंदर मेरे नीचे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे, तब तुम इंसान में बदल गए थे। तुम तो इतने प्रेशर में थे कि तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं था। आखिर कैसा लगा तुम्हें मेरा ये डुअल कल्टीवेशन? विंग शर्माते हुए अपने फेस को वांगजी के कंधों पर छुपा लिया। वांगजी ने विंग को लाइटली हग कर लिया और उसे अपने पास और भी ज़्यादा खींच लिया। विंग वांगजी के चेस्ट में अपना सिर को छुपाते हुए कहता है, लंजा क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? वांगजी कहता है, अगर सब कुछ ठीक नहीं भी होगा तो भी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा विंग, ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए अब मैं सब कुछ करूँगा। उस रात दोनों में से कोई भी नहीं सोया था। दोनों ने पूरी रात अपने लाइफ के बारे में बताया। वांगजी को विंग की बॉडी का ऐसा नशा चढ़ गया था कि मानो वांगजी विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। वो पहले तो थक जाता था, फिर 1-2 घंटे के आराम के बाद वो फिर से विंग के अंदर इन करता था और उसके ऊपर चढ़ के उसे फिर से डिस्ट्रॉय करने लगता था। हालांकि विंग बार बार मना करता था, लेकिन फिर वो भी उतना प्रेशर में डूब जाता था और वांगजी के इस एक्शन को एंजॉय करता था। जब सुबह होता है तब बाहर सुयांग, सोंगलन और जेवुजुन तीनों बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे कि आखिर अंदर क्या हुआ। वो लोग एक बार सोचते हैं कि चोर को नॉक करे क्या। सुयांग बार बार सोंगलन को कोने मार रहा था और कह रहा था, जाओ ना एक बार खोलो ना। सोंगलन कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, उन लोगों को पर्सनल टाइम्स एंजॉय करने दो। सुयांग कहता है, क्या होगा अगर इस चक्कर में दोनों का कुछ हो गया तो तुम इन दोनों का क्या करोगे? मुझे लगता है कि हमें जाकर देखना चाहिए कि दोनों ठीक है कि नहीं। कहीं ना कहीं जेवुजुन को भी दोनों के उस बात का टेंशन था। जेवुजुन भी उस बात को ही सोच रहे थे। वो भी सोच रहे थे कि क्या वो जाकर एक बार पूछें। फाइनली बहुत डिस्कशन के बाद तीनों ने डिसाइड किया कि वो उनके दरवाजे पर नॉक करेंगे। कुछ देर बाद उन्होंने तीनों जाकर अपने दरवाजे पर नॉक किया। अभी सुबह के 11 बज रहे थे और विंग और वांगजी पूरे रात डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म करने के बाद एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे। जब उन लोगों को बाहर से दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आता है, तब दोनों की ही नींद खुल जाता है। वांगजी विंग को बेडशीट में
ढककर अपने पैंट को पहन लेता है और फिर डोर को ओपन कर देता है। सब लोग वांग जी की तरफ क्वेश्चनिंग लुक से देख रहा था, मानो कि सब पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ। वांग जी सबको प्लीज़ करने के बारे में सोचता है और पल के लिए अपने फेस को सैड फेस में बदल देता है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। सुयांग को वांग जी के ऊपर चढ़ गया था और कह रहा था, बॉस आपको कुछ हुआ तो नहीं, क्या हुआ, क्या वो इंसान में नहीं बदला। और सॉन्गलैन जो कि सुयांग को मारे जा रहा था कि तुम पहले बॉस के ऊपर से उतरो। वांग जी सुयांग की तरफ देखता है, जिसके बाद सुयांग नर्वस होते हुए वांग जी के ऊपर से नीचे आ जाता है और कहता है, बॉस आई एम सॉरी, दरअसल मैं टेंशन में आ गया था। वांग जी अब तीनों की तरफ देखता है और एक स्माइल देता है और कहता है, सब कुछ ठीक है, वो आराम कर रहा है, हम दोनों को थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं। सभी लोग अब बाहर आ गए थे और लंच की तैयारी करने लगे थे। हालांकि ब्रेकफास्ट उन्होंने पहले ही कर लिया था, लेकिन विंग और वांग जी के लिए यह तो ब्रेकफास्ट ही था। कुछ देर बाद विंग वांग जी को नहलाकर उसे रेडी करके बाहर लेता है और लाता है। एक तो विंग क्रिएचर से इंसान बना था, जिसके बाद विंग के पूरे बदन में दर्द था और उसके ऊपर से वांग जी ने पूरे रात विंग को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। शावर लेते टाइम विंग को देखकर वांग जी फिर से अराउज्ड हो रहा था, लेकिन वो विंग को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। इस वजह से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। फाइनली दोनों बाहर आ जाते हैं। सुयांग तुरंत दौड़ के जाता है और विंग के हाथों को पकड़ के कहता है, क्या कर रहे हो सुयांग। सुयांग कहता है, तुम एक इंसान हो, आई मीन तुम कितने ब्यूटीफुल हो। ये कह के वो विंग के गालों में हाथ फैलाने जाता है, लेकिन वांग जी तुरंत उसके हाथों को झटक देता है और कहता है, खबरदार मेरे पार्टनर से दूर रहो। तब सुयांग कहता है, हाँ पढ़ा है अब मेरा पार्टनर। पहले क्या हुआ था जब मैंने कहा था उसके लिए। विंग अब पूछते नहीं उससे पूछता है कि उसके लिए मतलब क्या है। तब सुयांग कहता है, वो तो तुम्हें बॉस ही बताएंगे ना। वांग जी कहता है, कुछ नहीं, चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। सब लोग टेबल पे बैठ जाते हैं और लंच सर्व किया जाता है। जेवुजुन विंग को बार बार हर तरह की क्वेश्चन पूछ रहे थे। जेवुजुन और विंग अपने पास के अच्छे मेमोरीज को बार बार दोहरा रहे थे। वांग जी भी कभी कभी उनके साथ हाँ में हाँ मिला दिया करता था। सुयांग और सॉन्गलैन, जिन्हें अपने पास लाइफ का कुछ भी याद ही नहीं था, वो बस हैरान होकर तीनों को देखता है और दोनों आपस में फिसफिसाते हैं कि क्या ये सच कह रहे हैं, क्या हम कोई फेरी टेल में नहीं आ गए हैं क्या। सुयांग कहता है, मुझे पिंच करो ना सॉन्गलैन। सॉन्गलैन उसे जोर से पिंच करता है, जिसके बाद सुयांग जोर से चिल्ला के उठता है। फाइनली उसके चिल्लाने की आवाज़ से इन तीनों का ध्यान उनके तरफ जाता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। सुयांग कहता है, कुछ नहीं। और वो सॉन्गलैन की तरफ देखता है और फिसफिसाते हुए कहता है, क्या इतने जोर से चिमटी काटना ज़रूरी था। अगर सॉन्गलैन ने कहा, तुम्हें तो कहा कि मुझे एक बार पिंच करो। सुयांग अब एक उसकी तरफ गुस्से से देखता है। फाइनली लंच होने के बाद तीनों सोफे में बैठे हुए थे और वांग जी ने टीवी को ऑन कर दिया था। वो लोग लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे थे। सॉन्गलैन कहता है, बॉस अब वेन रूहान का क्या करे, अब तो विंग सर भी वो भी तो अपने इंसानी रूप में आ गए हैं। वांग जी कहता है, अब कुछ नहीं, अब हम सिर उठाकर जिएंगे। जीप से कह दो कि मैं अपने काम में वापस चला हूँ और हाँ, एक हफ्ते बाद मैं ऑफिस में ज्वाइन करूँगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम चले जाओगे। वांग जी कहता है, अरे चिंता मत करो, मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम मेरे साथ होंगे और हाँ गगा आप भी हमारे साथ होंगे। जेवुजुन कहता है, वांग जी तुम दोनों अपना लाइफ एंजॉय करो, मैं एक बुरा आदमी तुम दोनों के बीच में क्या करूँगा। विंग जेवुजुन की तरफ देखता है और कहता है, वैसे जेवुजुन भले ही आपका एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अभी भी उतना ही जवान और हैंडसम हो। जेवुजुन कहता है, तुम भी कम ब्यूटीफुल नहीं हो विंग, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। विंग अब मुंह बनाने लगता है और कहता है, क्या मैं ब्यूटीफुल, मुझे हैंडसम कहो सिचान का। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। इसके बाद विंग अपना सीट नीचे हिला लेता है। अब सॉन्गलैन फिर से सीरियस होते हुए वांग जी से कहता है कि बॉस अब तो हमें वेन रूहान को उससे तो बचकर रहना होगा। वांग जी कहता है कि हमने जो कुछ भी प्रूफ इतने दिनों में वेन रूहान के खिलाफ इकट्ठा किया है, सबको पब्लिक कर दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो देखते ही देखते 3 दिन बीत गया था। सॉन्गलैन ने उस सारे पोस्ट को, सारे सबूत को ऑनलाइन डाल दिया था, जिसकी वजह से वेन रूहान के सारे काले चिट्ठे बाहर आ गए थे। वेन रूहान को जेल में डाल दिया गया था और उसके पूरी रिसर्च सेंटर से लेके उसके जितने भी बिजनेस थे सब कुछ तबाह हो गए थे। और जिन पोंगिया तो पहले से ही मारा जा चुका था, जिसे विंग ने ख़त्म कर दिया था। सुयांग ने कुछ दिन की छुट्टी लेकर साउथ सिंचन को ढूंढने निकला था। उसने साउथ सिंचन के बारे में पता लगाया था कि वो अब एक स्कूल टीचर है और एक स्कूल में पढ़ाता है। वांग जी सुयांग को
एडवाइस देता है कि सुयांग को साओ शिनचैन के सामने जाकर अपना फीलिंग्स कन्फेस करना होगा। सुयांग मान जाता है और साओ शिनचैन के लिए निकल जाता है। वो साओ शिनचैन के पास जाकर उसे कन्फेस कर दिया था। पहले तो साओ शिनचैन ने नहीं माना था, लेकिन जब लगातार 2 दिन सुयांग ने साओ शिनचैन के पीछे पड़ा रहा, फिर साओ शिनचैन ने सुयांग को कहा कि वो उसे एक बार चांस देगा, लेकिन अगर साओ शिनचैन को लगा कि सुयांग उसके लिए परफेक्ट सूटेबल नहीं है, तब वो उसे छोड़ देगा। सुयांग ने भी मान गया था। कुछ दिनों में साओ शिनचैन को यकीन हो गया था कि सुयांग उसके लिए एक सूटेबल पार्टनर है। जेओ जुन वो एक इमोर्टल थे। वो जगह जगह पर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और अपना नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो विंग और वॉन्ग जी के साथ आके रुकते हैं और कभी कभी वो अपना ट्रैवल पे निकल जाया करता था। विंग को भी ट्रैवलिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। विंग ने वॉन्ग जी से कहा था कि वो भी जेओ जुन के साथ जाना चाहता है, लेकिन वॉन्ग जी ने विंग को बिल्कुल भी परमिशन नहीं दिया था। तब विंग ने मुँह बना लिया था। वॉन्ग जी ने कहा था कि तुम्हें जहाँ भी जाना होगा मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिन वेट करना होगा, क्योंकि जब मुझे छुट्टी मिलेगा तभी मैं तुम्हें लेकर जा पाऊँगा। विंग ने भी वॉन्ग जी की बातों में हामी भर दिया था और वॉन्ग जी ने सोंगलन से भी पूछा था कि उसका कोई पार्टनर नहीं है क्या, वो किसी के साथ रहना नहीं चाहता। सोंगलन ने कहा था कि उसे फ़िलहाल तो अपने लाइफ में कोई नहीं चाहिए, लेकिन जब उसे चाहिए होगा तब वो वॉन्ग जी को ज़रूर बता देगा। अब देखते ही देखते दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में, महीने साल में बीत गए थे। अब विंग और वॉन्ग जी का एक साथ रहते हुए पूरा 1 साल हो गया था। इस बीच विंग 3 महीने की प्रेग्नेंट था। वॉन्ग जी बहुत ही अच्छे से विंग की देखभाल किया करता था, लेकिन विंग के मूड स्विंग्स जो बदलने का नाम ही नहीं हो रहा था। विंग के अचानक से ऐसे प्रेगनेंसी को लेकर सुयांग, सोंगलन, लन सिचन, सब लोग, लन वॉन्ग जी, सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिर एक मेल प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लन वॉन्ग जी को आखिर में पता चला कि विंग एक इंसान से एक जानवर में बदल गया था, और जिस जानवर में बदल गया था वो एक स्त्री का रूप था। शायद इसी वजह से विंग के अंदर कैसे भी करके ऊन पैदा हो गया था, जिसके बाद विंग एक छोटा सा बेबी को जन्म देने वाला था। विंग और वॉन्ग जी अपना एक हैप्पी लाइफ बिता रहे थे। उन्होंने अपने सारे पास्ट मेमोरी को पास्ट में ही छोड़ दिया था। वो अब एक दूसरे के साथ एक बेहतर फ्यूचर प्लान कर रहा था। और इसी के साथ ही स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलना। आपके कमेंट मेरे लिए बिल्कुल ड्रग जैसा असर करता है। जब आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देते हो तब वीडियो बनाने का और भी ज़्यादा जुनून सवार हो जाता है, और जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता तब कहीं ना कहीं मूड थोड़ा सा नरम हो जाता है वीडियो बनाने के लिए। वीडियो में क्या आ जाता है, तो प्लीज़ वोट दिया करो, वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट किया करो, ताकि मैं ऐसे ही और भी स्टोरी ला सकूँ आप लोगों के लिए। जो कोई भी चैनल पे न्यू आ रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पुराने वीडियोस को भी चेक करके देखना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे भी लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है और मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में फिर से आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मेरे पुराने स्टोरीज़ को एंजॉय कीजिए। टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ।